हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, वीडियो सीरीज के आज हम लोग छठे दिन में पहुंच चुके हैं और हमें पता है कि आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग खूब बढ़िया से प्रत्येक वीडियो को खूब बढ़िया से कंप्लीट कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन को खूब बढ़िया से याद कर रहे हैं ताकि एग्जाम है आए बढ़िया से एग्जाम में लिखना है, आए टिक करना है, ढेरे ढेरे नंबर बटोर के लेके आना है। ठीक है, तो चलिए आज छठे दिन के वीडियो में मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सामाजिक विज्ञान का हम लोग अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर करने वाले हैं। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये पहला चैप्टर है। और जिस तरह से हिंदी का रोज होता है तो 5 दिन में 5 गो चैप्टर हो गया और छठा लेसन आज हम लोग बहादुर वाला चैप्टर करने वाले हैं, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव। और संस्कृत में रोज की तरह 2 लेसन आज भी हम लोग करेंगे। तो कौन कौन सा लेसन होगा आज? आज व्याघ्रपति कथा होगा और कणस्य दान वीरता होगा। ठीक है, और बाकी विज्ञान तो संदीप सर पढ़ाइए रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बाबू, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको पता हो तो आप भी जरूर टिक कीजिए, माने वह आप भी कमेंट कीजिए कि इसका ऑप्शन ये होगा ये होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलिए, हाँ तो सामाजिक विज्ञान, चलिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? सेवा क्षेत्र को याद रखिएगा, सामान्यतः मात्र दो क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? याद रखिएगा, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? याद रखिएगा 7। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना याद रखिएगा 2015 यानी 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत देश में, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से, क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वो विकसित कहलाता है। यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से एक बार सुनिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? इसमें से कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। बीमारू का नाम से आपको किताबें पढ़ाया गया था, अलग अलग राज्य आए थे। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? याद रखिएगा, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, और इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? याद रखिए, बताइए, योजना आयोग को भंग कर दिया गया और कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? अपने बिहार को कहा जाता है, लेकिन हम लोग सबसे आगे हैं। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हम सभी बिहारी, बात खत्म। ठीक है, बिहारी हैं हम, एक बिहारी 100 गो पे ना, पूरा दुनिया पे भारी, जाकर पता कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है, निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? इनमें से कौन बीमारू राज्य है? बिहार, बी से पहले ही बिहार देख लीजिए लोग, तो बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बताइए किस पे दिया जाता है? याद रखिएगा, लोक कल्याण पे दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य क्या है? याद रखिएगा, कृषि प्रधान राज्य है अपना बिहार। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन है बाबू, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें से सभी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कृषि भी है, खनन भी है और पशुपालन भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? याद रखिए, उस समय मात्र 121 करोड़ थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? याद रखिए, सामाजिक कल्याण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है बताइए? याद रखिएगा सतत विकास से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बाबू, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल, जब तक बिहार है तो भारत है, बात खत्म। किन्होंने कहा था? याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था जल्दी से बताइए? 15 मार्च 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास करना? याद रखिएगा पहली। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? यानी पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने? याद रखिएगा ब्रुंटलैंड आयोग ने। ओके, ब्रुंटलैंड, ठीक है, ब्रुंटलैंड आयोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? याद रखिएगा अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन है बाबू, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? बताइए किसने दिया? याद रखिएगा योजना आयोग ने दिया। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? याद रखिएगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया? तो प्राथमिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या? याद रखिएगा 2007 से 2012। अगला क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा समावेशी विकास कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको पूछ देता है कि समावेशी विकास क्या है, तो आइए उतार कर चलिए हलो, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है वह समावेशी विकास कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? बताइए। तो योजना आयोग ने भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में उतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी, तो हिंदी का हम लोग आज छठा लेसन करने वाले हैं, बहादुर वाला। तो चलिए बहादुर वाला सभी लोगों को याद भी होगा क्योंकि मस्त कहानी था, नेपाली है। साहब जी पाठ पढ़े है ना। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, आपको पता हो तो आप भी बताइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपयों की चोरी का इल्जाम लगा था? याद रखिएगा 11 रुपयों की चोरी का इल्जाम बहादुर पर लगाया गया था। हितैया से आई थी सब। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? क्यों चला गया बताइए। चलिए बताइए। तो दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण? नहीं। माँ की याद आने के कारण? नहीं। माई तो करता है ना मार मार तो रहे बहादुरा के कि भागा रहे वही खातिर। अगला क्वेश्चन है, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो पैसे चुराने का आरोप लगाए थे। अगला क्वेश्चन है, कहानी है, माने इनमें से कौन कहानी है? बताइए। तो याद रखिएगा बहादुर पढ़े तो बहादुर कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से भागा था माँ की मार के कारण वो अपने घर से भागा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम कौन है? तो बहादुर है।
कौन है? बहादुर है। अगला क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है बहादुर को लेकर कौन आया था? मामा जी हैं, यानी कि लेखक के साला, यानी लेखक के साला। तो लेखक के जो लड़को फिर भले से उनकर मामा रहले। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर था क्या? हाँ, तो दिल बहादुर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? याद रखिएगा बलिया से प्राप्त किए। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो लेखक का बड़ा बेटा था ना, तो लेखक का पुत्र था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? याद रखिएगा ये अमरकांत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? यानी लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? याद रखिएगा रविवार के दिन आए थे। अगला क्वेश्चन है बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12-13 वर्ष का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो माँ के पास चली आई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ये बहादुर के घर की बात थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? बताइए किसकी कहानी है? तो नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? याद रखिएगा किशोर था। अभी मैंने बताया था ना। अगला क्वेश्चन है निर्मला कौन थी? तो लेखक की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा 1925 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे डैश 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 पर वे नहीं मिल रहे थे डैश, यानी कि और भी कुछ बातें इसमें बोली गई होंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। तो लेखक की पत्नी ने की, रिश्तेदार की पत्नी ने की, लेखक की माँ ने की, इनमें से कोई नहीं। तो रिश्तेदार की पत्नी ने, उन्होंने सब झगड़ा लगा रहे कि बहादुर भाग गल बेचारा है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? कौन कराता था? याद रखिएगा किशोर कराता था, यानी लेखक का बड़ा पुत्र कराता था। संस्कृत संस्कृत में आज 2 लेसन करने वाला है हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है व्याघ्र पथिक कथा बाघवा आला सोनवा के कंगानवा आला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाबू व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? नारायण पंडित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दरिद्रांभर कौन्तेय माँ डैश 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 निरुजस्य किमोषधे। ओके, पद्य किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपथी कथा पाठ से संकलित है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? किसके दुष्परिणाम? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? याद रखिएगा ये मित्र लाभ ये भाग से संकलित है। अगला क्वेश्चन है कथम मरात्मके तवी विश्वास किसकी युक्ति है? ये किसने कहा था? तो पथिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है पथिक स्नान करके कहाँ गया? पथिक स्नान करके तालाब में गया। दान किसको देना चाहिए? याद रखिएगा दान दरिद्र को देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग हुआ है? याद रखिएगा अर्जुन के लिए हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महापंके पतितोषी किसने कहा? याद रखिएगा बाघ ने कहा कि पथिक ने कहा कि धार्मिक ने कहा कि साधु ने कहा? किसने कहा था? ये बाघ ने कहा था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है इदम स्वर्ण कर्णकम गृहातम यह युक्ति किसकी है? बताइए युक्ति किसकी है? तो बाघ की, ये बाघ ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तो कंकड़म किसका कथन है? यह किसने कहा था? याद रखिएगा पथिक ने कहा था। किसके बिना ज्ञान भार है? याद रखिएगा क्रिया के बिना ज्ञान भार है। अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन था? ये किसका कथन था? याद रखिए धार्मिक का कथन था। ओके, अगला क्वेश्चन है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? किस पाठ में है? तो व्याघ्रपथी कथा में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित जी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये हितोपदेश से लिया गया है। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा का बाघ कैसा था? तो बूढ़ा हो चला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपथी कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया था? किसमें निमग्न हो गया था? तो कीचड़ में फंस गया था। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? रोगियों के लिए पथ्य दवा है। अगला क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा, भाग्य नैत्य संभवती ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया था? ये जो लिखा गया बाबू, ऐसा किसके द्वारा कहा गया था? याद रखिएगा, ये पथिक के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानम क्रिया बिना भारह डैश सॉरी, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पर यानी कि क्रिया के जगह पर क्या रखा जाए कि एक प्रश्न बन जाए? याद रखिएगा, यहाँ पर अगर काम रखा जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रश्न बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोक्त पद का अर्थ क्या होता है? प्रोक्त पद का अर्थ होता है कही गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अब देखें। हाँ, अब यहां से चालू हो गया बाबू कौन? कणस्य दानवीरता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, महतराम भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? यह किसने कहा था? तो शक्र ने कहा था। ठीक है। शक्र का मतलब क्या होता है बताइए तो? शक्र का मतलब इंद्र भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र प्रवेश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? उनका कुंडल और कवच दोनों ले लिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कवच भी लिए थे और कुंडल भी लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? इंद्र यानी शक्र, मैंने बताया था ना, याद रखिएगा, ब्राह्मण के रूप में उनके समक्ष, उनके सामने आए थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, लिखा गया बाबू, भवंत महमेव नमस्करोमि, किसका कथन है? ये किसका कथन था? याद रखिए, कर्ण का कथन था। अगला क्वेश्चन है, नेच्छामि नेच्छामि किसने बार बार कहा था? याद रखिएगा, ये शक्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? आइए पढ़ते हैं। कृष्ण की सहमति के लिए, कि कौरवों को जीतने के लिए, कि अर्जुन की सहायता के लिए, कि पांडवों को हराने के लिए? नहीं, ये अर्जुन की सहायता के लिए उन्होंने उनके साथ छल किया था। अगला क्वेश्चन है, अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज किसे कहा गया है? तो कर्ण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण यानी शक्र को चौथी बार क्या देना चाहते थे? याद रखिएगा, सोना देना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? यानी सबसे पहले उन्होंने क्या देना चाहा? याद रखिएगा, गाय देना चाहा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कणस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम न दातव्यम किसकी उक्ति है? ये किसकी उक्ति थी? याद रखिएगा, शल्य की उक्ति थी। अगला क्वेश्चन है, दानवीर कौन था? तो दानवीर कर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? याद रखिए, कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? याद रखिए, ये भास जी के द्वारा रचा गया है कर्णभार। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण पद का अर्थ क्या है? वर्ण पद का अर्थ है हाथी। वर्ण का मतलब क्या होता है? हाथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कणस्य दानवीरता पाठ कहां से दिया गया है? कहां से संकलित है? तो महाभारत से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 13 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाजिन शब्द का अर्थ है? वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो घोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, कणस्य दानवीरता पाठ में अभिहा अभिहा किसकी उक्ति? यानी कि अभिहा अभिहा किसने कहा था? याद रखिएगा, शक्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बाबू, सुबद्ध मूला पादपा निपतंती, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? यानी यहाँ पर कौन सा इसमें से पद रख दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। यदि यहाँ पर अगर के रख दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब विज्ञान है, तो पढ़िए संदीप सर से। ओके, तब तक के लिए हमारे तरफ से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आइए सर। हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। अभी आप सभी सामाजिक विज्ञान, हिंदी और संस्कृत कंप्लीट कर लिए लो।
अब हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान, और विज्ञान में केमिस्ट्री का जो हम लोग धातु और अधातु शुरू किए थे, आज की इस क्लास में उसको पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी जो कार्बनिक रसायन है वो पढ़ेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ 3.3 देख पा रहे हैं, तो 3.1 और 3.2 हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं लोग। आज 3.3, 3.4 और 3.5 जो है कंप्लीट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हम जानते हैं हीलियम कैसा होता है, अक्रिय गैस होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया अक्रिय, बी दिया क्रियाशील, सी दिया सक्रिय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अक्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सिलिका क्या है? सिलिका, तो सिलिका से क्या होता है? SiO2, और SiO2 तो ऑप्शन ने दिया धातु, बी दिया धातु, सी दिया उपधातु। अब ये नहीं धातु है, नहीं धातु, नहीं प्रत्येक है, अपने आप में एक कंपाउंड है, यौगिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे। यदि यही पर क्वेश्चन में क्या रहता है? सिलिकॉन रहता है। क्या रहता है? सिलिकॉन क्या है? तो आंसर क्या होता है? उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। बट यहाँ पर सिलिका है, इसलिए क्या करोगे? ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। Fe3O4 क्या होता है? Fe3O4 FeO और Fe2O3 इन दोनों का संयुक्त ऑक्साइड होता है। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे ऑक्साइड का प्रकार, उसमें पढ़ेंगे सामान्य ऑक्साइड, संयुक्त ऑक्साइड, फिर सामान्य ऑक्साइड में पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, और क्या पढ़ेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है? संयुक्त ऑक्साइड होता है Fe3O4। तो Fe3O4 क्या है? संयुक्त ऑक्साइड है। किसका किसका? Fe और Fe2O3 क्या है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो कौन आयनिक यौगिक? ऑप्शन नंबर है CH4, तो सहसंयोजक यौगिक है। CO2 ये भी सहसंयोजक है। CaCl2 ऑप्शन नंबर सी है आयनिक यौगिक। इसमें कैल्शियम क्या है? धातु, और क्लोरीन क्या है? धातु। तो कैल्शियम अपना इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है और बंधन बनाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बंधन बनता है, सब क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बनते हैं। उस आयनिक बंधन बोलते हैं, उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन में दिया है सहसंयोजी, बी दिया विद्युत संयोजी, इसे विद्युत संयोजी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, विद्युत संयोजी यौगिक बोलिए या आयनिक यौगिक बोलिए, बातें की है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अब इलेक्ट्रॉन दिया है यहाँ पर, एक्चुअली होना चाहिए था, होता है ना धनायन ऋणायन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ऋणायन। फिर कोई बात नहीं। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। ऑप्शन है एनोड पर, बी दिया है कैथोड पर, सी दिया है दोनों पर, डी में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं। विद्युत अपघटन प्रक्रिया में क्या होता है? यहाँ पे होता है एनोड और यहाँ पे होता है कैथोड। एनोड क्या होता है? बैटरी के प्लस टर्मिनल जुड़ता है, और कैथोड क्या होता है? जिससे माइनस जुड़ते हैं लोग। ये प्लस है, क्या आ गया? माइनस। अब सोचिए इसमें माइनस वाला किस पर जाएगा? तो माइनस वाला प्लस पर आएगा, यानी प्लस से नहीं वाला प्लस है, तो प्लस पर आएगा तो इस पर आएगा माइनस वाला, यानी ऋणायन आएगा, नहीं इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन में होगा एनोड। एनोड यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं लोग? एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एनोड। अशुद्ध धातु का पतला परत को हम लोग क्या बनाते हैं? कैथोड बनाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो क्लोरीन का संकेत क्या होता है? Cl। परमाणु संख्या होता है 17। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ोगे लोग, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 8 2 10, यहाँ कितना आएगा? 7। यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। यानी ऑप्शन में क्या होगा? सी, तो सी टिक। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, सोडियम की परमाणु संख्या है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन और आसान भी है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 2 होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सोना की परमाणु संख्या है। तो सोना की परमाणु संख्या बता दें आपको, यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो यदि आपको पीरियोडिक टेबल बनाने आता है, पूरा सिखाया गया था आप लोग क्लास में कैसे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल, तब बना लेंगे तो उसमें आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सोना का नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर देंगे। 79 होता है। ओके, तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? ऑप्शन ने दिया कार्बन, बी दिया हीलियम, सी दिया चांदी, डी हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 1 था अक्रिय गैस वाले, ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा? बी। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम के अलावा और कौन कौन अक्रिय गैस होते हैं? तो हम लोग पढ़े थे लोग, वर्ग 18 के तत्व क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे, वर्ग 18 तत्व क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। तो अक्रिय गैस बोलते हैं, इन्हें नोबल गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गंधक की परमाणु संख्या। गंधक यानी सल्फर, गंधक यानी क्या हुआ? सल्फर। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लोहे की परमाणु संख्या। लोहा यानी आयरन, आयरन परमाणु संख्या कितना होता है? 26 यानी 26। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर,
निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? अब सबसे अधिक यानी सबको हमको चेक करना होगा। तो बताइए सिलिकॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। कैसे आप इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर चेक कर सकते हैं? कैसे देख लीजिए, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 14। पहला में 2, दूसरा में 8, 10, 10 4 14, 4 आ गया। एल्युमिनियम की बात करें, परमाणु संख्या कितना होता है? 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे 2 8 8 2 10 10 3 13, इसे कितना आएगा? 3। फास्फोरस है Pp यानी 15, परमाणु संख्या 15 होता है ना, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 8 2 10 5 15, लास्ट में कितना आ गया? 5। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 आ गया। सोडियम की बात करें तो सोडियम का ऐसे आपको याद होगा एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, आप निकाल सकते हैं जैसे 11 है, 2 8 8 2 10 1 11, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किसमें है? संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या सबसे अधिक है किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में यानी फास्फोरस में। तो सिटी कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्नांकित में कौन अधातु है? निम्नांकित में कौन अधातु है? ऑप्शन ए कॉपर, बी पी यानी फास्फोरस, सी आयरन। तो ये तो अधातु, एक मिनट, और डी दिया है निकल, तो हम जानते हैं कॉपर आयरन निकल धातु होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, फास्फोरस क्या हो? अधातु होगा। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, कैसे? तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे और हम लोग गुण पढ़े थे, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सब धातु की कैटेगरी में आते हैं, अब बाकी सब अधातु में आते हैं। तो उस तरह भी देखें तो आप जब लिखेंगे फास्फोरस का, तभी कुछ देर पहले लिखे फास्फोरस, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 5। कितना आ रहा है? 5। तो 5 क्या है? 300 अधिक है, इसलिए किस कैटेगरी में आएगा? धातु कैटेगरी में आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कितना होता है? 20 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? किस कारण से होता है? ऑप्शन ए दिया केवल ऋणावेश की गति के कारण। अब देखिए यहाँ दिया है साधारण नमक, सामान्य नमक यानी NaCl का बात किया है, और जब NaCl के जलीय घोल का माने जो विद्युत का सुचालक होता है तो उसमें क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस दोनों आयन रहता है, धनायन ऋणायन दोनों का योगदान होता है। तो ऑप्शन ए दिया केवल ऋणावेश की गति, बी दिया धनावेश से ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति, सी दिया केवल धनावेश की गति, डी में यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, धनावेश से ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गति कारण होती है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, सोडियम फॉस्फेट का अणु सूत्र। आप यदि संकेत संयुक्ता पता हो तो आप सूत्र लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सोडियम का संकेत क्या होता है? Na लिख दिए। फॉस्फेट का संकेत PO4, इसका संयुक्ता कितना होता है? 1, इसे कितना होता है? 3। क्या संयुक्ता बराबर है? नहीं ना है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो Na पर आ गया 3 यानी Na3, अब PO4 पर एक लिखने की जरूरत नहीं, यानी Na3PO4 कहीं दिया है? Na3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कट करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, अच्छा 3.4 आ गया यहाँ पर, पारे का अयस्क है, पारा यानी मरकरी, मरकरी का अयस्क क्या होता है? सीने बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टी कर दिया। इसका सूत्र क्या होता है? HGS, क्या होता है? HGS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है? बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का, ऑप्शन नंबर क्या टिक करना? सी, टिक कर दिया। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? आपको ये भी याद होना चाहिए, क्या होता है? Al2O3, Al2O3.2H2, बट कुछ किताब में ऐसा भी लिखा रहता है Al2O3.XH2। बस याद रखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है कैसा होता है? हाइड्रेटेड होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया पर, जस्ता का अयस्क है, जस्ता यानी जिंक, जिंक का अयस्क क्या है? ऑप्शन ने दिया सीने बार, बी दिया जिंक ब्लेंड, सी दिया बॉक्साइट, डी दिया सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर बी होगा जिंक ब्लेंड। क्या होगा? जिंक ब्लेंड। ओके, इसका सूत्र क्या होता है? ZnS होता है। आपको पता है मेनली 3 कंफर्म याद रखना है, कौन कौन? आयरन का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, जिंक का भी याद कर लेना चाहिए। इन सभी का मुख्य अयस्क याद होना चाहिए, कम से कम मुख्य अयस्क याद होना, जैसे कि आयरन का हेमेटाइट, कॉपर का कॉपर पाइराइट, जिंक का जिंक ब्लेंड और एल्यूमिनियम का बॉक्साइट। ओके, बाकी सभी बहुत सारे हैं, नहीं याद होगा तभी काम चलेगा, बट जितना आता है उतना कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क? अभी देखे चलो किसका है? जिंक ब्लेंड किसका है? जस्ता यानी जिंक का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, क्यूपराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट किसका है? कॉपर का है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, टी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% एसएन यानी टीन हो, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को हम लोग बोलते हैं कांसा। क्या बोलते हैं? कांसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डी टी कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है पर, बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। यशोद पुष्प क्या है? यशोद पुष्प क्या होता है? तो जिंक ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं यशोद पुष्प। ये क्या होता है? एक तरह से सफेद चूर्ण होता है। क्या होता है बाबू? सफेद चूर्ण होता है जो कि जल में अविलय होता है, जल में नहीं घुलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? ए, यशोद पुष्प यानी जिंक ऑक्साइड।
अगला ऑप्शन दिया यहाँ पर कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का यक्ष है? तो कैलामाइन का सूत्र क्या होता है बाबू? जिंक कार्बोनेट एंड Zn CO3। अब इसको देखा बताइए किसका यक्ष है? जिंक का है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80 कर। ओके, हालांकि कैलामाइन का सूत्र आपको याद करने की उतना आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट आ रहा है, याद हो सकता है तो कर लीजिए। आपको सिर्फ इतना ही पता होगा कि कैलामाइन का नाम क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है, रासायनिक नाम जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र तो आपको पता ही है, लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड का बात किया है, तो वो पता है कि यहाँ पर मान लेते हैं एनोड है, एनोड प्लस होता है, प्लस से जोड़ते हैं लोग, ये कैथोड है, कैथोड किसे जोड़ते हैं? माइनस जोड़ते हैं। अब बताइए जल की बात क्या है? तो जल क्या होता है? H2O होता है, H पॉजिटिव होता है, O नेगेटिव होता है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है? कैथोड पर, अब देखिए कैथोड यानी माइनस वाले पर कौन मुक्त होता है? प्लस वाले यानी H2 मुक्त होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया जल, अब जल के अपघटन में कैथोड पर मुक्त होने वाला क्या होगा? H2 यानी हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मालाचाइट, एक्चुअली यहाँ पर चाइट नहीं होता है, काइट होता है। क्या होता है? काइट। इसको इंग्लिश में से लिखा जाता है मालाकाइट। ओके, अब देखिए सीएच को हम लोग क्या पढ़ते हैं? कॉ पढ़ते हैं। केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐसा होता है। सीएच को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉ पढ़ते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ते। उसी तरह क्या है, ये होता है मालाकाइट। क्या होता है? मालाकाइट। यहाँ पर कौन है? ये मालाकाइट। तो मालाकाइट किस धातु का यक्ष है? ये कॉपर का है। किसका यक्ष होता है? कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है CuCO3 डॉट CuOH का होल 2। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, अगला दिया है यहाँ पर 3.5 संचालन, ये लास्ट पोर्शन है, ध्यान देंगे। सवाल दिया सीसा और टीन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? एक्चुअली में सबसे अधिक मात्रा में होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया है लोहा, तो लोहा ही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? 80 करेंगे। लोहा के अलावा भी कुछ होते हैं, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, थोड़ा सा कार्बन भी मिलाया जाता है, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा का है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? किसी पर चढ़ाते हैं? जिंक की चढ़ाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, डीटी कर देंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? यशोद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यशोद लेपन। जिंक बोले या जस्ता बोले, इसका नाम यशोद भी होता है, यशोद बोले, तीनों का मतलब क्या हुआ? सेम हुआ। तो यशोद लेपन बोलते हैं, जस्तीकरण बोलते हैं। ओके, तो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? यशोद लेपन या जस्तीकरण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ऑप्शन है ग्रीज लगाकर, बी दिया पेंट लगाकर, सी जिंक की परत चढ़ा, डी इनमें सभी। अब ध्यान देंगे, बहुत लोग गलती करते हैं, लोग टिक करते हैं, इनमें सभी टिक करते हैं, ठीक है। देखिए यदि सिर्फ यहाँ पर रहता लोहा को जंग से बचाने के लिए सिर्फ लोहा रहता तो ग्रीज लगा के भी बचा सकते हैं, पेंट लगा के भी बचा सकते हैं, और जिंक की परत चढ़ाकर यानी ये सब लेपन से भी बचा सकते हैं। और यदि लोहे के फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन, पेन माने क्या होता है? पीएन, पेन, पेन माने, पेन माने होता है कढ़ाई। क्या होता है? कढ़ाई। अब फ्राइंग माने फ्राई करने वाला। अब कढ़ाई में कुछ खाना वाना बनाते हैं, फ्राई करते हैं, नहीं करते हैं लोग? तो बस सिंपल जानिए लोहे की कढ़ाई की बात करता है। और लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? क्या ग्रीज लगाएंगे? तो ग्रीज लगाएंगे तो खाना क्या उसमें खाना बनाएंगे? ऐसे भी ताप जब बढ़ेगा तो ग्रीज क्या पिघलने लगेगा, ठीक है, और खाना खराब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो गया। पेंट लगा, सोचिए पेंट करके उससे खाना बनाएंगे लोग, ये भी क्या होगा? जब कढ़ाई गर्म होगा तो पेंट पिघलने लगेगा या खाना में मिक्स हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सिटी करेंगे। क्योंकि जिंक का भी मतलब जो गलनांक होता है 400 डिग्री सेल्सियस अधिक ही होता है, तो उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा पाएगा जो ये खाना से रिएक्शन कर पाए, ठीक है। चलिए इस ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे? सी टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ये दोनों क्यों नहीं होगा आपको समझ में क्या होगा? फ्राइंग पैन क्या हुआ? जस्ट लाइक कढ़ाई है। अब लोहे की कढ़ाई को जंग से बचाना है तो ऑप्शन ए और बी कैंसिल हो गया, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, तो सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आभूषण बनने वाला सोना, आभूषण बनने वाला सोना होता है कितना कैरेट होता है? 22 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना कितना होता है? 24 कैरेट। इस ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 22 कैरेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर ताम्र एवं टीन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन का अतिरिक्त अन्य तत्व रहता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे। लोहा कार्बन के अलावा क्या होता है? निकेल और क्रोमियम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी होता है, सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया पीतल है, तो पीतल क्या होता है? पीतल एक मिश्र धातु होता है, किसका? तांबा और जिंक। इसका ट्रिक पढ़े होंगे, याद कीजिए पिताजी, ट्रिक पढ़ते लो पिताजी। पी माने क्या हुआ?
पीतल, ता माने तांबा, जी माने क्या हुआ जिंक। इसका माने क्या हुआ, जो पीतल है तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर का टिक करें सी, तो सी टिक करें। ओके, एग्जाम में ऐसे भी आता है तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं पीतल कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अभी कुछ देर पहले देखते हो क्या कहते हैं लोग, यशोद लेपन या जस्तीकरण। ऑप्शन ने दिया संक्षारण, ये तो होगा नहीं। बी दिया गेल्वनीकरण, उसे इंग्लिश में गेल्वेनाइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं गेल्वेनाइजेशन यानी गेल्वनीकरण, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, यशोद लेपन को भी हम लोग क्या बोलते हैं गेल्वनीकरण कहते हैं। डी और सी तो हो नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सोना होता है। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा हम तार बना सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ए टिक कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।